हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं हमारे पास तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड फिनोमेना। और दोनों अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग फिनोमिना है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड एक अलग फिनोमिना है जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स है। तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब जब जो है रेस्ट पोजीशन पे, स्टैटिक्स पे। लेकिन अगर हम बात करें जब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो किस में है, मोशन में, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। कैसे? तो जहाँ पे अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस अगर मोशन में है तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, करंट, और अगर जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता ही मिलेगा। तो अगर चार्जेस मोशन में है मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। और हमें ये भी पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करती है तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक जो हमें दो फिनोमेना इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जहाँ पे ई होगा वहाँ पे बी होगा, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे ई होगा। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो डेवलप्ड हुई थी विद द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जो फर्स्ट 2 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और उनको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट इक्वेशंस। और जो अदर 2 इक्वेशंस हैं वो क्या है, डिपेंडेंट ऑफ टाइम, और उनको हम क्या कहते हैं, टाइम वेरिंग इक्वेशंस। तो इसी में हमारे पास जो यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड देयर डेरिवेशंस। तो हमारा जो फर्स्ट है हमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से जो कि है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, डेरिवेशन एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो क्या आएगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। डी क्या होता है हमारे पास, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई इन फ्री स्पेस और एयर, और डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम वेयर पी इज पोलराइजेशन वेक्टर। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, सरफेस चार्जेस भी होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, पोलराइजेशन चार्जेस और बाउंड चार्जेस, जो किसके कारण प्रोड्यूस्ड होंगे, ड्यू टू पोलराइजेशन वेक्टर। क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो एटम्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास डाइपोल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे छोटे छोटे, और उसके कारण हमें क्या मिलेगा, एक पोलराइज, जो एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज। तो उसके कारण हमारे पास क्या होगा, एक तरीके का पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसलिए जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो ये क्या है हमारे पास, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर सेकंड है हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, और जो बी है वो क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन एंड रिप्रेजेंटिंग गोज लाइन मैग्नेटिज्म। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट क्या करिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो हमें क्या मिलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। क्लियर है? फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या है? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट ब्रैकेट एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी प्लस जे, और अगर हम एच के टर्म्स में लिखें तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डी डी बाई डी टी, क्योंकि बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू नोट एच इन फ्री स्पेस रीजन। अगर हम इन इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो हमें इस टाइप की मिलेंगे इंटीग्रल फॉर्म में। फर्स्ट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई डी टी डॉट डी एस, एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी डॉट डी एस प्लस जे डॉट डी एस। तो हम देखते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस की डेरिवेशन। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? कंसीडर किया क्लोज सरफेस एस एंड क्लोजिंग वॉल्यूम वी, जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक है तो हमारे पास इसमें कौन कौन से चार्जेस होंगे? एक सरफेस चार्ज, मतलब एक फ्री चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, और एक पोलराइजेशन चार्जेस। पोलराइजेशन चार्जेस किसके कारण मिलेंगे? क्योंकि हमने क्या रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जो रो है उसको हमने बोल दिया फ्री चार्ज है, डेंसिटी है। रो बी है वो क्या है? पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। तो गोज लॉ इन टर्म्स ऑफ रो एंड रो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो प्लस रो बी इंटू डी वी। अब हमारे पास जो P है वो क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर, जो मेज़र करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम और पोलराइज चार्जेस पर यूनिट एरिया। जो पोलराइज चार्ज डेंसिटी होती है इस गिवन बाय हमारे पास क्या होती है? रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी वेक्टर। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम रो बी की जगह क्या पुट कर देंगे? माइनस डेल डॉट पी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट वी रो माइनस डेल डॉट पी इंटू डी वी। अब यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है? हमारे पास डेल डॉट टी इंटू डी वी। तो जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल डॉट ई इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वी रो माइनस डेल डॉट पी इंटू डी वी। अब इस डेल डॉट पी को हम यहाँ ले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट के साथ ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी रो डी वी। क्लियर? अब हमें पता है कि जो डी होता है वो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ वी, इसको हमने क्या लिख दिया? डी। जो डी है वो क्या? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी रो इंटू डी वी। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। अब हमें पता है कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई फॉर एयर और फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो, और डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास क्या आएगी? मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। तो मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल डॉट बी क्या आ रहा है? 0। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट डी एस होगा। वो किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज नहीं करती हैं। इसका मतलब है नो मोनोपोल एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर हमारे पास मानो अकेला नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता सिंगल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कभी भी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे पास मान लो अकेला नॉर्थ पोल होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से डाइवर्ज करती, और हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस वो कभी भी इज इक्वल टू 0 नहीं होता।
तो अगर हमारे पास हमें क्या मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है, ज़ीरो। इट सिग्निफाइज दैट नो मोनोपोल एग्जिस्ट। हमें कभी भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिलेगा, पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास अकेला एक सिंगल चार्ज हो सकता है, पर मैग्नेटिक केस में हमारे पास एक अकेला पोल नहीं हो सकता। The study of magnetism has resulted into the fact that magnetic field lines form closed loops. क्या बनाती है? Form closed loops. Therefore, the number of magnetic field lines entering, जैसे हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द लाइंस कमिंग आउट। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो। हैंस हमें क्या मिलता है? बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या लगाएंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बी डॉट डी एस किसके इक्वल हो गया? डेल डॉट बी इंटू डी वी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 हम क्या, हमारे पास क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v ओवर v डेल डॉट b इंटू डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल डॉट b इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या देखते हैं? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, जो हमारे पास क्या है? डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे पास क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से रिलेटेड होते हैं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो फाई किसके इक्वल होता है? बी डॉट डी एस, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन एस बी डॉट डी एस। तो E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एस डी बी बाई डी टी डॉट डी एस। तो E हमारे पास क्या होता है? E डॉट डी एल। तो E इज इक्वल टू हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एस डी वी बाई डी टी डॉट डी एस। तो E डॉट डी एल हम स्टोक्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? इसको डेल क्रॉस E डॉट डी एस। तो डेल क्रॉस E डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी डॉट डी एस। हम इसको अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस E प्लस डी वी बाई डी टी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल क्रॉस E प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस डी डी बाई डी और डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस डी डी बाई डी टी। तो दी जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मॉडिफाइड एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ एज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी एक्स्ट्रा, जिसे जो हमारे पास जो इक्वेशन आती है ओरिजिनली वो आती है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो मैक्सवेल ने ये इक्वेशन मॉडिफाई करके एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस की थी, जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट जे प्लस जे प्राइम। तो जे प्राइम हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वही हम कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुलर लॉ एज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही हम प्रूफ इसका आज देखेंगे। तो फ्रॉम एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमारे पास क्या इक्वेशन होती है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ से पता है। लेकिन अगर हम वैक्यूम या फ्री स्पेस में बात करें तो जो B होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट H। तो यहाँ पे B की जगह हमने क्या पुट कर दिया? म्यू नॉट H डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी J। ओके, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, ये हम पहले देख चुके हैं। तो I इज इक्वल टू J डॉट डी एस। तो फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? H डॉट डी एल इज इक्वल टू J डॉट डी एस। अब यूजिंग स्टोक्स थ्योरम H डॉट डी एल को हम क्या लिख सकते हैं? डेल क्रॉस H डॉट डी एस। तो यहाँ पे हमने H डॉट डी एल की जगह क्या लिख दिया? डेल क्रॉस H डॉट डी एस बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, तो इज इक्वल टू J डॉट डी एस। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस H इज इक्वल टू
जे वेक्टर। अब नाउ अगर हम इन दोनों का डाइवर्जेंस लें बोथ साइड्स पे तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे। हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ज़ीरो होता है तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल तो क्या होगा, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आनी चाहिए, ज़ीरो। तो डेल डॉट जे भी किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। फिर आगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बताई थी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होती है, डेल डॉट जे प्लस डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय डी टी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय डी टी। तो अगर डेल डॉट से ज़ीरो है तो इसका मतलब है डी रो बाय डी टी भी किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। तो दिस इक्वेशन, अब डी रो बाय डी टी अगर ज़ीरो है इट मीन्स कि जो करंट डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है वो क्या नहीं टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, वो इट इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो ये इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन, जो डेल क्रॉस एच जे, जो ये इक्वेशन है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर दी स्टेडी स्टेट कंडीशन जिसमें रो क्या होगा, कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, उसी के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, वो क्या होगी, वैलिड होगी। तो जो इक्वेशन नंबर 10 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 10, सॉरी जो इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 10 है वो क्या रिप्रेजेंट्स करें, ओनली अ स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड फॉर टाइम डिपेंडेंट फील्ड्स। तो जो इक्वेशन नंबर हमारे पास, जो ये इक्वेशन नंबर है हमारे पास 9 है, तो इट नीड्स सम मॉडिफिकेशन। तो इसके लिए जो मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट वी ऐड सम वेक्टर j प्राइम टू आर एच एस ऑफ इक्वेशन 9। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 9 है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, इसके अंदर हम एक क्या करें, ऐड सम वेक्टर क्वांटिटी जिसको हमने बोल दिया j प्राइम, हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं टू मेक इट वैलिड, जो सबके लिए वैलिड हो, जब चार्ज जो है वो स्टेडी होगा या वेरी कर रहा होगा टाइम के लिए, सबके लिए क्या हो, वैलिड रहे। तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया, फिर से डाइवर्जेंस लिया कर, फिर से अगेन डाइवर्जेंस लिया दोनों साइड्स का, डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे प्राइम। अगेन हमें पता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो। तो राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो। तो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास क्या आ गया, डेल डॉट जे प्राइम इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे। अब डेल डॉट जे किसके इक्वल होता है, माइनस डी रो बाय डी टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो डेल डॉट जे प्राइम इज इक्वल टू माइनस माइनस डी रो बाय डी टी। क्लियर। अब फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोज लॉ जो हमने फर्स्ट पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन, और फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोज लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, किसकी बात करें हम, डाइलेक्ट्रिक्स, हमें पता है कि डेल डॉट डी किसके इक्वल होता है, रो, और जो डी होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इज रिलेटेड टू फ्री चार्जेस। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फ्री चार्जेस की वजह से होता है। तो देयरफॉर इक्वेशन 12 बिकम्स, हमारे पास क्या हो जाती है, डी रो बाई डी टी में हम क्या पुट कर देते हैं, डेल डॉट डी, और डेल डॉट जे प्राइम क्या हो जाएगा, डेल हम बाहर निकाल लिया, डेल डॉट डी डी बाय डी टी। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल डॉट जे प्राइम इज इक्वल टू डेल डॉट डी डी बाय डी टी। एज दिस इक्वेशन इज ट्रू एट एवरी पॉइंट, तो इसको अगर हम इस दोनों को करेंगे तो डेल डेल हो गया इक्वल, तो जे प्राइम मस्ट बी इक्वल टू डी डी बाय डी टी। तो यूजिंग इक्वेशन 13, अब हम इक्वेशन 13 को किस में यूज़ कर दोगे आप, यूजिंग इक्वेशन 13 इन इक्वेशन नंबर, यूजिंग इक्वेशन 13 इन इक्वेशन,
यूजिंग एन इक्वेशन नंबर 11, तो इस इक्वेशन में हम जे प्राइम की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 13 इन इक्वेशन नंबर 11। यहाँ पे जो जे प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आया है, डी डी बाय डी टी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 13 इन इक्वेशन नंबर 11, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डी डी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन फ्री स्पेस और वैक्यूम हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच और डी क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ई। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे प्लस एप्सिलॉन नोट डी ई बाय डी टी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसके अंदर जो डी है वो क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे पास जो ये सेकंड टर्म है, जे किसके कारण आ रहा है, कंडक्शन करंट के कारण, और जो सेकंड टर्म आ रही है वो किसके कारण आ रही है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये टर्म है करंट की वैल्यू वो किसके कारण आ रही है, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद टाइम। क्योंकि जो ये सेकंड टर्म आई है वो किसके कारण आई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के वेरिएशन के कारण ये टर्म आई है। तो जे प्राइम को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है, इस अगर इक्वेशन से हम देखें तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हमारी डी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे चेंज हो रही है तो वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमें हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हमें क्या देता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ही मिलेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहाँ हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट क्या है हमारे पास, इंटरडिपेंडेंट, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये थी हमारे पास फोर मैक्सवेल इक्वेशन। तो जो करंट डेंसिटी है जे प्राइम वो किसके कारण आ रही है, ड्यू टू टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी, एंड ड्यू टू दिस रीजन हम उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर। अब नाउ अगेन हम लोग एक बार डिटेल में क्या पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास क्या है। Concept of displacement current permits us to retain the notation that current is continuous। कि अगर हम स्टेडी कंडक्शन करंट फ्लो करें, स्टेडी का मतलब करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ करंट क्या है वो कांस्टेंट है, जैसे करंट टाइम, ये हो गया स्टेडी स्टेट करंट। वेरिएशन करंट क्या होगा, आई टाइम, जैसे एसी करंट होता है तो एसी करंट क्या होता है हमारे पास, टाइम के साथ चेंज करता है। क्लियर है। स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट जो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट। तो करंट हमेशा क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूस, करंट कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो कंसेप्ट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमें रिटेन करता है, रिटेन द नोटेशन कि करंट हमेशा कंटिन्यूस रहता है। अ प्रिंसिपल कि वेल नोन फॉर स्टेडी कंडक्शन करंट, जो हम स्टेडी कंडक्शन करंट के लिए पढ़ते हैं करंट कंटिन्यूस रहता है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज़ करने के कारण हम लोग वेरिएबल करंट के लिए भी कह सकते हैं करंट हमेशा कंटिन्यूस रहता है। तो वो हम कैसे देखेंगे कि अगर हम इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connected across a source of alternating EMF, a current I enters the positive plate and leaves the negative plate। तो अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है
दिस लाइन और दिस, और हमारे पास इसको हमने किससे कनेक्ट किया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से। अब हमारे पास क्या है, इसमें से करंट आई एंटर कर रहा है और करंट आई क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो ये कौन सा करंट हो गया, कंडक्शन करंट, जो सोर्स से निकल रहा है। पर इस जो कैपेसिटर के बीच में गैप है, उनके बीच में तो करंट क्या नहीं रहेगा, फ्लो नहीं करेगा, करंट क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। अक्रॉस द कैपेसिटर गैप, जो कैपेसिटर का गैप है वहां से करंट क्या नहीं कर रहा, फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है, पर अक्रॉस द गैप देयर नो एक्चुअल चार्ज, कोई भी एक्चुअल चार्ज क्या नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। तो जो करंट है वो क्या नहीं रह रहा, कंटिन्यूस नहीं रह रहा। The conduction current in the circuit is not continuous across the gap between the plates as no actual charge is transported across the capacitor gap. The current cannot conduct long and will become zero when capacitor is fully charged. जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, करंट कंडक्शन करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट हमेशा क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूस। तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने क्या किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, टाइम करंट जो है वो वेरिएबल हो रहा है। पहले प्लस चार्ज आ रहा है इधर, फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। फिर करंट फिर से चेंज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो डेवलप हो रही है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, करंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, करंट क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बिटवीन दी पैरेलल कैपेसिटर प्लेट्स, वो भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडक्शन करंट इनसाइड द गैप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो हमें क्या मिलेगा, इट गिव राइज टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। फिर और हमें वहाँ, और ड्यूरिंग दिस टाइम द कंडेंसर इज चार्ज और डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा आई प्राइम इन द गैप प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसके कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज के कारण हमने कहा था कि करंट फ्लो करता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एक्चुअल में कोई फ्लो नहीं कर रहा, वो किस वजह से हम लोग मान रहे हैं कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कि जो करंट यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में, अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इस रीजन में हमें क्या होगा, कंडक्शन करंट है। पर इस रीजन में, जो ये वाला रीजन है हमारे पास, दिस रीजन, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जो गैप है कैपेसिटर का, तो करंट कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तो फ्लो हो रहा है पर कोई एक्चुअल चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है चार्ज फ्लो, क्योंकि जब यहाँ पे इस प्लेट में चार्ज हो रहा है, इस प्लेट में चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेक कर रही है प्लेस का किसका, कंडक्शन करंट इनसाइड द गैप में। तो जो गैप में करंट फ्लो करना था उसकी जगह क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी जगह ले रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वो किसको राइज करेगी, हमें क्या देगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये जो ड्यूरिंग दिस टाइम जब कंडेंसर चार्ज या डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लो करेगा आई प्राइम, अभी डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि किसके बीच में हो रही है, कैपेसिटर गैप के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने क्या बोल दिया, उस करंट को हमने नाम दे दिया वैसे कि वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट को राइज हो रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है हमारे पास आई प्राइम इन द गैप कैन बी शोन टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कंडक्शन करंट आई इन द लीड वायर्स एंड प्लेट्स, कि आई प्राइम किसके इक्वल है, आई। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर दस रिटेनिंग द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द करंट, कि जो करंट था वो क्या है, कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस अक्रॉस इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है।
मतलब जो यहाँ पे आई था वो यहाँ पे आई था, और गैप में भी हमें कितना मिल रहा है करंट, आई प्राइम। जो आई प्राइम डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करा था गैप के बीच में, वो किसके इक्वल हो गया, कंडक्शन करंट के इक्वल। तो जो करंट है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो एट एनी टाइम, इफ एट एनी टाइम क्यू बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स, क्यू क्या है, प्लेट्स जो कैपेसिटर की प्लेट्स है उस पर कितना चार्ज है, क्यू, और ए क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द गैप बिटवीन द प्लेट्स कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय ए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सिग्मा क्या होगी हमारे पास, क्यू बाय, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स कितने होते हैं हमारे पास, अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसके इक्वल होता है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया, ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। डिफ्रेंशिएटिंग हम करेंगे तो डी बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ए डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए आई। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, डी डी बाय डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, डी बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट आई। इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, जे प्राइम किसके इक्वल आ गया, आई बाय ए के इक्वल। अब डिस्प्लेसमेंट करंट आई प्राइम इन द गैप किसके इक्वल होगा, करंट डेंसिटी कितनी थी, जे प्राइम इंटू एरिया, तो वो किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल हो गया, कंडक्शन करंट के इक्वल। It means that the displacement current in the gap between the condenser plates and capacitor plates is identical with the conduction current in lead wires. This shows that the concept of displacement current satisfies the basic principle that current is continuous. Displacement current का यूज़ करने से हमें क्या मिल गया कि करंट हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। अगर आपके पास आता है कि मैक्सवेल लिखो, ड्राइव मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो हम यहाँ तक करेंगे एग्जाम में प्रूफ। और अगर ये आता है कि ड्राइव मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आप ये एक तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का प्रूफ करोगे और क्या करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आर्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। जो हमने फोर मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी थी, अब हम उसकी किस में डेरिवेशन करेंगे, इन इंटीग्रल फॉर्म। तो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आता है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये आता है। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, हमें इंटीग्रल फॉर्म में चाहिए तो इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग इट ओवर एनी वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस एस, इंटीग्रेटिंग इट ओवर एनी वॉल्यूम वी, तो ओवर एनी वॉल्यूम वी हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आ गया, वी डेल डॉट डी इंटू डी वी रो डी वी। फिर यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू डी डॉट डी एस। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास, और ऑल्सो हमारे पास क्या होता है, जो रो डी वी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल, वेयर क्यू इज फ्री चार्ज। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। ये क्या हो गया हमारे पास, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। अब मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आती है डिफरेंशियल में, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इट ओवर अ वॉल्यूम वी बाउंड बाय क्लोज सरफेस एस, तो क्या होगा, वी डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू 0। यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम डेल डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी एस। तो अगेन कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। पास आता है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। तो इंटीग्रेटिंग इट ओवर अ सरफेस एस बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर सी, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे डेल क्रॉस ई डॉट डी एस एस माइनस डी बी बाई डी टी डॉट डी एस। तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी एल। देयरफॉर वी हैव पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी डॉट डी एस।
तो हमारे पास अब जो डी बी बाई डी टी है इसको हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन से बाहर। तो हमारे पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म क्या आ जाएगी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इंटीग्रेशन एस बी डॉट डी एस। तो फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डी डी बाई डी टी। अगेन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ओवर एनी सरफेस एस सपोर्टेड बाय क्लोज्ड पाथ सी। तो इंटीग्रेट करेंगे हम एस डेल क्रॉस एच डॉट डी एस प्लस जे प्लस डी डी बाई डी टी डॉट डी एस। तो बट डेल क्रॉस एच डॉट डी एस क्या होगा इज इक्वल टू एच डॉट डी एल यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो अगेन हमारे पास वी हैव कंपेयर इस वैल्यू को हम यहाँ पे अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे प्लस डी डी बाई डी टी डॉट डी एस। तो ये हमारे पास क्या आ गई मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो ये थी हमारे पास फोर मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फोर मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में वो कौन कौन सी है। फर्स्ट होती है हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो और डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी है डेल डॉट पी इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डी डी बाय डी टी। तो ये फोर मैक्सवेल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए।